हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जनन स्वास्थ्य। 12th एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। बच्चों, इस चैप्टर से नीट में एक क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और 12th बोर्ड में यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो क्या है जनन स्वास्थ्य और क्या क्या हेडिंग्स हम इस चैप्टर में शामिल करते हैं। तो बच्चों, जनन स्वास्थ्य की हमने परिभाषा और इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं वो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। बच्चों, पिछली क्लासेज में हम पढ़ रहे थे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर का वो है गर्भ निरोधक उपाय, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। वे साधन या उपाय जिनका उपयोग अवांछित गर्भधारण को रोकने में किया जाता है, वे होते हैं बच्चों गर्भ निरोधक उपाय। मोटे तौर पर इनको 2 समूहों में बांटा था, अस्थायी विधियां और स्थायी विधियां। पिछली क्लास में हम अस्थायी विधियां पढ़ रहे थे बच्चों, जिनमें से हमने प्राकृतिक विधियां पढ़ ली, अवरोध विधियां पढ़ ली, आईयूडीज पढ़ ली और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मुख से ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां पढ़ ली हैं। इसके बाद बच्चों अस्थायी विधियों में हम अगला पॉइंट आज पढ़ेंगे अन्य विधियों के रूप में। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे टॉपिक गर्भ निरोधक उपाय, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और इसकी हेडिंग थी अपनी अस्थायी विधियां, टेम्परेरी मेथड्स। कुल 5 भागों में हमने इनको बांटा था और आज हम लास्ट 5वें भाग की अस्थायी विधियों को डिस्कस करेंगे और वो है बच्चों अन्य विधियां। जो मुख्य विधियां हैं गर्भ निरोधक की अस्थायी विधियों के रूप में वो हमने पढ़ ली हैं बच्चों। कुछ अन्य विधियां हैं, कौन कौन सी हैं उनको हम बात करेंगे इस पॉइंट में। अन्य विधियों के रूप में बच्चों एक तो हम इसमें पढ़ते हैं इंजेक्शंस और इम्प्लांट। एक तो पढ़ते हैं अन्य विधियों में हम इंजेक्शंस और साथ में इम्प्लांट। एक पढ़ते हैं बच्चों अन्य विधियों में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, आपातकालीन गर्भ निरोधक उपाय। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, आपातकालीन गर्भ निरोधक। और एक हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें केमिकल मेथड, रासायनिक विधियां। तो 3 हेडिंग्स बच्चों अन्य विधियों में हम शामिल करते हैं। 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेक्शंस या हम जिनको कहते हैं टीका। तो पहली विधि है बच्चों अन्य विधियों के रूप में टीका, जिसको हम कह सकते हैं इंजेक्शंस, साथ में अंतरोप, इम्प्लांट। देखो बच्चों, क्या है ये विधियां? आखिर क्या हम टीके के रूप में, अंतरोप के रूप में मेडिसिन लेंगे जो गर्भ निरोधक का कार्य करती है? बच्चों, टीका और इम्प्लांट दोनों ही हार्मोनल मेथड हैं। ये दोनों ही चीजें बच्चों हार्मोनल विधियां हैं, अर्थात इन दोनों में ही हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन होता है? या तो होता है बच्चों केवल प्रोजेस्ट्रोजन, केवल प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन इनमें पाया जाता है, या फिर बच्चों इनमें होता है प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन संयोजन। प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन संयोजन। तो सबसे पहले तो बच्चों ये इनका रासायनिक संगठन है
कि आखिर टीका या इम्प्लांट के रूप में हम कौन सा रसायन गर्भनिरोधक के रूप में कार्य में लेते हैं। तो टीका या अंतरोप दोनों की हम बात करें तो ये हार्मोनल विधि है गर्भनिरोधक की, जिसके रासायनिक संगठन में या तो होता है केवल प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन या फिर होता है प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन संयोजन। अब ये दोनों ही प्रकार के संयोजन ओरल पिल में थे, इसका मतलब इन दोनों की जो कार्य विधि है वो ओरल पिल्स के समान है। जैसे ओरल पिल अंतरारोपण को रोकती हैं, अंडोत्सर्ग को रोकती हैं, निषेचन को रोकती हैं, सेम टू सेम ये टीका और इंजेक्शंस काम करते हैं, क्योंकि इनमें वो ही रसायन है जो ओरल पिल्स में होता है। तो क्रिया विधि तो बच्चों इनकी ओरल पिल के समान है। तो टीका और अंतरोप की जो गर्भ निरोधक क्रिया विधि है, जो गर्भ निरोधक क्रिया विधि है वो किसके समान है बच्चों? वो है ओरल पिल्स के समान। इनकी जो गर्भ निरोधक क्रिया विधि है वो किसके समान है? ओरल पिल्स के समान है। लेकिन एक विशेषता ये है इनके बच्चों कि ये तुलनात्मक लंबी अवधि तक प्रभावी होते हैं। ओरल पिल की तुलना में ये दोनों जो गर्भनिरोधक उपाय हैं लंबी अवधि तक प्रभावी होते हैं। तो ये होते हैं टीका और अंतराप। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इनको महिला द्वारा उपयोग में लेने का तरीका क्या है? तो बच्चों टीका तो सिंपल है इंजेक्शन, कि ये हार्मोन्स इंजेक्शन में भरकर उस वांछित स्त्री के लगा दिया जाएगा जो गर्भनिरोधक चाह रही है, इस प्रकार का। तो इंजेक्शन में हार्मोन्स भरकर लगा दिया जाता है उस स्त्री पे। अंतरोप इम्प्लांट क्या होता है बच्चों? इम्प्लांट माचिस की तिल्लियों जैसे स्टिक्स होती हैं जिनके अंदर रसायन होता है, ये हार्मोन होता है। वो स्टिक्स को क्या करते हैं, त्वचा के नीचे अंतरोप इम्प्लांट कर दिया जाता है, लगाने को बोलते हैं इम्प्लांट। तो माचिस की तिल्लियां जैसी जो संरचना है उन्हीं को बच्चों इम्प्लांट कहते हैं, और वो उस स्त्री के त्वचा के नीचे, जनरली बाएं हाथ की त्वचा के नीचे बाजू पर लगा दिया जाता है, और धीरे धीरे वो जो स्टिक्स होती हैं वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती हैं जो गर्भनिरोधक का कार्य करता है। तो दोनों की क्रियाविधि सेम है, लेने का तरीका अलग अलग है। ये इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है हार्मोन्स, और इसमें हार्मोन्स इम्प्लांट के रूप में लगाया जाता है। इम्प्लांट का एक एग्जाम्पल बुक में दे रखा है बच्चों, इम्प्लांट अंतरोप का एक एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना है, वो है नोर प्लांट। नोर प्लांट एक प्रकार का इम्प्लांट है जिसे त्वचा के नीचे लगा दिया जाता है, स्टिक्स के रूप में ये होता है। तो ये था बच्चों इंजेक्शन और इम्प्लांट अन्य गर्भनिरोधक विधियों के रूप में, हालांकि रसायन इनका गोलियों के समान ही होता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया कि इंजेक्शन और इम्प्लांट क्या होते हैं और कैसे गर्भनिरोधक का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरी विधि, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। दूसरे नंबर की अन्य विधियां हैं बच्चों, वो हैं आपातकालीन गर्भ निरोधक, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या होती हैं आपातकालीन और इनका उपयोग क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल कि आपातकालीन कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या काम में ले सकते हैं बच्चों। एक तो काम में ले सकते हैं केवल प्रोजेस्टेरोजन, केवल प्रोजेस्टेरोजन, अथवा हम काम में ले सकते हैं प्रोजेस्टेरोजन प्लस एस्ट्रोजन संयोजन।
ये दो चीज़ें हम मिलाकर भी आपातकालीन गर्भनिरोधक के रूप में कार्य ले सकते हैं। या फिर हम काम में लेंगे IUD, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, अंतःगर्भाशय युक्ति। तो इन तीन चीज़ों का उपयोग हम आपातकालीन गर्भनिरोधक के रूप में करते हैं। क्या है आपातकालीन गर्भनिरोधक और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? बच्चों, जब कोई भी दंपति असुरक्षित यौन संपर्क करता है जिसकी वजह से उसको गर्भावस्था की आशंका होती है, या फिर गर्भावस्था रेप केस के कारण है, बलात्कार के कारण है, या फिर गर्भावस्था जो है किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के फेल होने के कारण लग रही है किसी दंपत्ति को, तो वह दंपत्ति या वह स्त्री असुरक्षित यौन संपर्क के 72 घंटों के भीतर अगर इनमें से किसी एक साधन का उपयोग कर लेती है तो उसमें गर्भावस्था की संभावना नहीं होती। तो आपातकालीन गर्भनिरोधक का उपयोग कब करते हैं? असुरक्षित यौन संपर्क चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, असुरक्षित यौन संपर्क चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, उस असुरक्षित यौन संपर्क के 72 घंटों के भीतर ही उपयोग किया जाएगा। और अगर ऐसा कर लिया जाएगा तो इस असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होने वाली गर्भावस्था से बचा जा सकता है। तो ये कहलाते हैं बच्चों आपातकालीन गर्भनिरोधक विधि, जिसका उपयोग संभवतः बलात्कार के कारण होने वाली गर्भावस्था को रोकने के लिए किया जाता है, या फिर असुरक्षित यौन संपर्क के कारण गर्भावस्था की संभावना है तो फिर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हैं बच्चों आपातकालीन गर्भनिरोधक विधियां। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकालीन कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में क्या क्या उपयोग में ले सकते हैं? केवल प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन संयोजन या फिर IUDs, इनमें से कोई एक। ठीक है बच्चों, ये था नंबर 2 इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मेथड। अब हम लास्ट बात करते हैं केमिकल मेथड की। ये हमने पढ़ लिया इमरजेंसी। नंबर 3 पर आता है केमिकल मेथड, रासायनिक विधियां। गर्भ निरोधक के रूप में रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड्स। बच्चों, ये आपके नीट के सिलेबस में नहीं है, NCERT में नहीं है, लेकिन आउट ऑफ NCERT के हिसाब से नीट के बच्चों को जरूर एक बार इसको तैयार करना है। बाकी 12th में इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर नीट के बच्चों को आना चाहिए। ये रासायनिक विधियां क्या है, रासायनिक विधियां और किस रूप में ये मार्केट में अवेलेबल हैं, ये हम इस हेडिंग में पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस विधि में गर्भ निरोधक के रूप में ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो रसायन शुक्राणुओं को मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो उन रसायनों को हम शुक्राणुनाशी स्पर्मिसाइड्स भी कहते हैं। तो रासायनिक विधि में ऐसे रसायन उपयोग में लिए जाते हैं जो शुक्राणुओं को मार देते हैं, स्पर्मिसाइड्स होते हैं। तो यदि योनि या गर्भाशय में प्रवेशित शुक्राणु को मार दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में गर्भावस्था नहीं होती है। तो ये रासायनिक विधियां हैं। कौन कौन से रसायन इस विधि में हम काम में लेंगे? तो बच्चों, क्या है रासायनिक विधि? तो इस विधि में हम विशेष रसायनों का उपयोग करते हैं जो कि स्पर्म शुक्राणुओं से जुड़कर उनके ऑक्सीजन उपभोग को घटा देते हैं, जिससे स्पर्म की डेथ हो जाती है।
ऐसे रसायनों का उपयोग करते हैं जो शुक्राणुओं से जुड़कर ऑक्सीजन उपयोग को कम कर देते हैं, जिससे शुक्राणु मर जाते हैं। इसलिए बच्चों ये रसायन शुक्राणुनाशी कहलाते हैं। इन रसायनों को हम शुक्राणुनाशी स्पर्मिसाइड्स कहते हैं। ऐसे रसायनों को बच्चों हम शुक्राणुनाशी या स्पर्मिसाइड्स कहते हैं। कौन कौन से होते हैं स्पर्मिसाइड्स रसायन? जैसे KMnO4। KMnO4 एक प्रकार का शुक्राणुनाशी रसायन है। इसी प्रकार जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सब ऐसे रसायन हैं बच्चों जिनका उपयोग हम रासायनिक विधि के रूप में शुक्राणुओं को नष्ट करने में करते हैं। इसलिए ये कहलाते हैं शुक्राणुनाशी स्पर्मिसाइड्स। इन रसायनों का प्रयोग करते हैं हम गर्भ निरोधक बनाने में। अब इन रसायनों युक्त गर्भ निरोधक कौन कौन से हैं, तो बच्चों इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। एक तो है जैसे वेजाइनल फोम। वेजाइनल फोम बच्चों मार्केट में टुडे के नाम से अवेलेबल है। टुडे एक शुक्राणुनाशी टैबलेट है, गोली है, जिसको वेजाइना में रखने से स्पर्म की डेथ हो जाती है। तो टुडे के नाम से उपलब्ध है वेजाइनल फोम, जो रासायनिक विधियों के रूप में कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। और एक है बच्चों क्रीम या जेली। क्रीम या जेली, और इसका जो ब्रांड नेम है वो है निम 76। ये इस नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो ये दो एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं, वेजाइनल फॉर्म टुडे के नाम से और क्रीम निम 76 के नाम से, इन दोनों ही में ये विशेष रसायन पाए जाते हैं। पोटेशियम मैग्नेट, जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा, ये सब पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे रसायन क्या करते हैं, योनि में मुक्त शुक्राणुओं से जुड़कर उनके ऑक्सीजन उपयोग को घटा देते हैं, जिससे शुक्राणुओं की डेथ हो जाती है। इसीलिए बच्चों इन रसायनों को कहा गया है स्पर्मिसाइड्स, शुक्राणुओं को मारने वाले रसायन। ये था बच्चों केमिकल मेथड के रूप में अन्य विधियां, और इसके साथ ही बच्चों सभी अस्थायी विधियां कंप्लीट हो जाती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में गर्भ निरोधक उपाय में दो विधियां हमने मोटे तौर पर बनाई थी, अस्थायी और सेकंड स्थायी विधियां। इनमें से अस्थायी विधियां हमने पूरी पढ़ ली हैं। पहली प्राकृतिक विधि, दूसरी अवरोध विधि, तीसरी आयोडीज, चौथी ऑरल पिल, और नंबर 5 अन्य विधियों के रूप में अभी हमने डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम गर्भ निरोधक उपाय की सेकंड मेथड पढ़ेंगे, वो है स्थायी विधियां, परमानेंट मेथड। तो बच्चों नंबर 1 अस्थायी विधियां हमने पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे नंबर 2, और वो है स्थायी विधियां, गर्भ निरोधकों की स्थायी विधियां, जिनको हम इंग्लिश में परमानेंट मेथड के रूप से भी जानते हैं। परमानेंट मेथड, स्थायी विधियां। इन विधियों के बच्चों कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे इन विधियों को हम शल्य क्रिया विधि भी नाम देते हैं।
शल्य क्रिया विधि, सर्जरी मेथड, क्योंकि इस विधि में एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है दंपतियों का गर्भनिरोधक के लिए, इसलिए इसका नाम है शल्य क्रिया विधियां, सर्जरी मेथड। एक और नाम है बच्चों इन विधियों का, इनको हम बंध्यकरण विधि भी कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। बंध्यकरण विधि, स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो कुछ नाम हैं इनके, क्या है विधियां और इसमें क्या किया जाता है। तो सबसे पहली बात बच्चों, ये सब विधियां उन दंपतियों को सुझाई जाती हैं जिन्हें और आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए। वे दंपति जिन्हें भविष्य में आगे बच्चे उत्पन्न नहीं करना, उन दंपतियों को ये विधि सुझाई जाती है। इनका नाम क्यों है स्थायी विधियां? क्योंकि बच्चों ये स्थायी तौर पर गर्भ निरोधक का कार्य करती हैं। मतलब ये गर्भ निरोधक की अंतिम विधि है, टर्मिनल मेथड्स हैं ये, इनको हम टर्मिनल मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं टर्मिनल मेथड? क्योंकि बच्चों एक बार इन विधियों को कोई दंपति अपना लेता है तो वह भविष्य में दोबारा बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता। मतलब इन विधियों को दोबारा मूल अवस्था में लाने की गुंजाइश बहुत कम होती है। जबकि अस्थायी विधियां क्या थी? अस्थायी विधियां अस्थायी तौर पर गर्भधारण को रोकती हैं। अर्थात जब इन विधियों का उपयोग बंद कर देगा कोई दंपति तो वह वापस गर्भावस्था को प्राप्त कर सकता है। जबकि स्थायी विधियां ऐसी विधियां हैं कि एक बार अपनाने के बाद वह आजीवन उम्र भर गर्भ निरोधक का कार्य करती हैं, इसलिए इनको कहा गया है स्थायी विधियां। तो ये विधियां ऐसी हैं जिन्हें एक बार कोई दंपति अपना लेता है गर्भ निरोधक के रूप में तो ये बच्चों आजीवन प्रभावी रहती हैं। अर्थात इन्हें पूर्व अवस्था में लाने की गुंजाइश बहुत कम होती है। अर्थात ये अनुत्क्रमणीय विधियां हैं, इर्रिवर्सिबल हैं, इनको वापस ठीक नहीं किया जा सकता है। क्यों कहते हैं इनको शल्य क्रिया विधियां? क्योंकि इस विधि में दंपति का छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है, इसलिए शल्य क्रिया विधियां हैं। क्यों कहते हैं बंध्यकरण विधियां, स्टेरिलाइजेशन मेथड? क्योंकि एक बार ये विधि अगर अपना लेते हैं तो उसके बाद वह भविष्य में कभी भी बच्चे उत्पन्न करने योग्य नहीं रहते हैं, इसलिए एक प्रकार से बंध्यकरण हो जाता है दंपति का। तो ये कहलाती हैं बच्चों स्थायी विधियां, शल्य क्रिया विधियां या बंध्यकरण विधियां। अब ये बच्चों कैसे काम करती हैं? तो इनका जो मुख्य सिद्धांत है, काम करने का जो सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, किस सिद्धांत पर ये काम करती हैं? तो इनका जो सिद्धांत है काम करने का, ये युग्मक परिवहन को बाधित करती हैं। ये विधियां बच्चों युग्मक परिवहन को बाधित करती हैं, गैमीट ट्रांसपोर्टेशन को डिस्टर्ब कर देती हैं। अर्थात या तो ये शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक जाने से रोकती हैं या फिर ये अंडाणु को अंडवाहिनी से होकर गर्भाशय में आने से रोकती हैं। तो ये ऐसी विधियां हैं जो गैमीट ट्रांसपोर्टेशन, युग्मकों के परिवहन में बाधा डाल देती हैं। और जब युग्मकों का परिवहन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में ना तो निषेचन होगा, ना ही गर्भधारण या गर्भावस्था होगी। तो युग्मक परिवहन को बाधित करके ये विधि जो है वो गर्भ निरोधक का कार्य करती है। क्लियर है बच्चों? बच्चों ये गर्भ निरोधक की ऐसी विधियां हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। ये बहुत अधिक प्रभावशाली हैं, वेरी वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बहुत अधिक प्रभावशाली विधि है ये। लेकिन इनका जो ड्रॉबैक है वो क्या है? लेकिन इन्हें पूर्व अवस्था
में लाने की गुंजाइश बहुत कम होती है। पूर्व अवस्था में लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। इसका मतलब ये होती हैं अनुत्क्रमणीय, ये अनुत्क्रमणीय विधियां हैं, इर्रिवर्सिबल विधियां हैं। तो ये बच्चों स्थायी विधियां हैं जो एक बार अपनाने के बाद आजीवन गर्भनिरोधक का कार्य करती हैं। बच्चों ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अवेलेबल हैं। ये विधियां जो हैं वो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध हैं। ये ऐसी विधियां हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध हैं। बाकी जो ज़्यादातर अस्थायी विधियां हमने पढ़ी हैं वो ज़्यादातर विधियां स्त्रियों के लिए ही हैं। नेचुरल मेथड भी स्त्रियों के लिए ही होता है, आयुडीज भी स्त्रियों के लिए ही होती हैं, ज़्यादातर ओरल पिल्स भी स्त्रियों के लिए ही होती हैं, इंजेक्शन अंट्रारोब भी स्त्रियों के लिए ही होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी स्त्रियों के लिए ही होती हैं, रासायनिक विधियां भी स्त्रियों के लिए होती हैं। तो जितने भी हमने बच्चों अस्थायी विधियां पढ़ी हैं उनमें से अवरोध को छोड़कर, अवरोध भी स्त्रियों के लिए है पर अवरोध पुरुषों के लिए भी है, तो अधिकांश विधियां स्त्रियों के लिए हैं, जबकि जो स्थायी विधियां हैं ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हैं। और इनको कॉमनली बच्चों नसबंदी के नाम से जाना जाता है। एक और नाम है बच्चों इन विधियों का, इन्हें सामान्यतः नसबंदी के नाम से भी हम जानते हैं। इस नाम से भी इन विधियों को जाना जाता है। कौन सी हैं बच्चों ये नसबंदी विधियां? तो ये मैंने बताया आपको स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। तो फॉर मेल, पुरुषों की अपन बात करें तो पुरुषों के लिए तो किस नाम से विधि अवेलेबल है बच्चों? पुरुषों के लिए अवेलेबल है वैसेक्टोमी। पुरुषों के लिए विधि का नाम है वैसेक्टोमी। और फॉर फीमेल स्त्रियों के लिए विधि का नाम है बच्चों ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी इस नाम से विधियां उपलब्ध हैं स्थायी गर्भनिरोधक के रूप में। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं वैसेक्टोमी की। वैसेक्टोमी जिसको हिंदी में हम नाम देते हैं बच्चों शुक्रवाहक उच्छेदन। शुक्रवाहक उच्छेदन या हम इसको कह सकते हैं पुरुष नसबंदी। शुक्रवाहक उच्छेदन या हम नाम दे सकते हैं पुरुष नसबंदी। क्या होती है बच्चों पुरुष नसबंदी? तो बच्चों एक शब्द है वासेक्टोमी, यहाँ पर जो वास शब्द है और एक शब्द है एक्टोमी, दो शब्द हैं। वासेक्टोमी तो यहाँ वास का मतलब शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस से है और एक्टोमी का मतलब होता है उसको काट कर निकाल देना। एक्टोमी साइंस की विज्ञान की टर्म है। एक्टोमी का मतलब किसी ऊतक को कट करके निकाल देना एक्टोमी है। वास का मतलब वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस को काट कर निकाल देंगे हम। तो इस विधि में क्या करते हैं बच्चों, जो भी पुरुष गर्भ निरोधक के रूप में इस विधि को अपनाना चाह रहा है तो उस पुरुष के स्क्रोटम वृषणकोश, वृषणकोश स्क्रोटम में चीरा लगाकर, कट लगाकर, वृषणकोश में चीरा लगाकर दोनों शुक्रवाहिनियों को का एक छोटा सा टुकड़ा, दोनों शुक्रवाहिनियों का
छोटा सा टुकड़ा काट कर निकाल दिया जाता है अथवा बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता है। इस प्रकार से करते हैं बच्चों वासेक्टोमी। क्या करते हैं वासेक्टोमी में? पुरुष के वृषणकोश स्क्रोटम में चीरा लगाकर दोनों शुक्रवाहिनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, दोनों शुक्रवाहिनियों के साथ ऐसा करना जरूरी है। दोनों शुक्रवाहिनियों का छोटा सा टुकड़ा काट कर निकाल देते हैं या फिर कटे हुए सिरों को बांध देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर उस पुरुष के वृषण में बने शुक्राणु वीर्य में उपस्थित नहीं होंगे। वीर्य जनन द्रव्य है जो दो चीजों से मिलकर बना होता है, ग्रंथियों का स्त्राव प्लस शुक्राणु। तो वीर्य में ग्रंथियों का स्त्राव तो होगा क्योंकि ग्रंथियां तो बॉडी में आगे की ओर स्थित हैं, जबकि शुक्रवाहिनी काटने से उसमें शुक्राणु नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा पुरुष यदि किसी महिला के साथ यौन संपर्क स्थापित करता है तो जनन के समय जो जनन द्रव्य स्त्रवित करता है उस जनन द्रव्य में शुक्राणु नहीं पाए जाएंगे। इस कारण से ऐसा मेल जो है वो एक प्रकार से बंदे हो जाता है जनन के लिए। तो ये विधि कहलाती है वासेक्टोमी, शुक्रवाहक उच्छेदन, जिसको पुरुष नसबंदी के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये बच्चों पुरुषों के लिए है। दूसरी विधि है बच्चों ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जिसको हम नलिका उच्छेदन या फिर स्त्री नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। नलिका उच्छेदन या फिर स्त्री नसबंदी के नाम से भी बच्चों हम इसको जानते हैं। क्या होती है ट्यूबेक्टोमी? वैसे ही अर्थ निकाल सकते हैं। ट्यूब का मतलब फैलोपियन ट्यूब से है, एक्टोमी का मतलब है काट कर निकाल देना है। तो जो स्त्री इस विधि को गर्भनिरोधक के रूप में अपनाती है तो उस स्त्री के उदर भाग से या योनि मार्ग से चीरा लगाते हैं। स्त्री के उदर भाग या योनि मार्ग से चीरा लगाते हैं। योनि मार्ग या उदर भाग से चीरा लगाते हैं और चीरा लगाकर क्या करते हैं? चीरा लगाकर दोनों फैलोपियन ट्यूब का छोटा टुकड़ा काटकर निकाल देते हैं अथवा बांध देते हैं। सेम प्रक्रिया है जो वैसेक्टोमी में करते हैं, सेम ट्यूबेक्टोमी में करते हैं। यहां पर दोनों शुक्रवाहिनियों को काटते हैं, यहां पर दोनों अंडवाहिनियों को काटते हैं, या फिर बांध देते हैं कटे हुए सिरे, यहां पर भी बांध देते हैं। बस माध्यम अलग है। यहां ये काम वृषण कोश में करते हैं, यहां पर ये काम या तो उदर भाग से करेंगे या फिर योनि मार्ग से करेंगे। लेकिन यहां पर भी दोनों फैलोपियन ट्यूब को करना जरूरी है, अदरवाइज गर्भावस्था हो सकती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये ट्यूबेक्टोमी या स्त्री नसबंदी है। ऐसा करने से अंडाणु अंडाशय से गर्भाशय की ओर नहीं आ पाएंगे और ना ही योनि में मुक्त शुक्राणु अंडाणु की ओर पहुंच पाएंगे। तो दोनों युग्मकों में संलयन जुड़ने की प्रक्रिया संभव नहीं होती। ऐसा करने पर ना निषेचन होगा ना गर्भधारण होगा। चूंकि बच्चों इन दोनों विधियों में हमने पुरुष और स्त्री प्रजनन तंत्र की नलिकाओं को काट दिया है, इसलिए उन्हें वापस जोड़ने की गुंजाइश कम होती है। इसलिए बच्चों हम इनको अनुत्क्रमणीय विधियां या स्थायी विधियां बोलते हैं।
सर्जरी ऑपरेशन के द्वारा किया तो शल्य क्रिया विधि, और स्थायी तौर पर ये दंपत्ति अब जनन के योग्य नहीं बच पाते हैं तो इनको हमने कह दिया बंध्यकरण विधियां। तो ये थी बच्चों स्थायी विधियां। इसके साथ ही बच्चों गर्भ निरोधक की सभी विधियां हमने डिटेल से पढ़ ली हैं 1 बाय 1 करके। मैं उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर अच्छा सा समझ में आ गया होगा। क्या होता है गर्भ निरोधक उपाय और कितने प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय अभी उपलब्ध हैं। ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट में छोटा सा टॉपिक है इससे संबंधित, वो और मैं बता देता हूं कि गर्भ निरोधक के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं या नहीं होते हैं। देखो बच्चों, जितने भी गर्भ निरोधक उपाय होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, निश्चित रूप से उनके उपयोग ने तीव्र जनसंख्या वृद्धि को रोका है। जितने भी गर्भ निरोधक उपाय हैं उन उपायों ने निश्चित रूप से जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया है। लेकिन इन गर्भ निरोधक उपायों के कुछ संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कुछ संभावित दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स बच्चों हो सकते हैं। हालांकि सबके नहीं हैं, पर कुछ एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हमने बात कर ली जो प्राकृतिक विधियां हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो बंध्यकरण विधियां हैं उनके साइड इफेक्ट भी लगभग नगण्य होते हैं। मेनली ओरल पिल्स के हार्मोनल्स मेथड के साइड इफेक्ट होते हैं। जो हार्मोनल मेथड हमने काम लिया, जैसे ओरल पिल हार्मोनल मेथड है, हार्मोनल आयोडीज हैं, इंजेक्शन इम्प्लांट हैं, तो जो हार्मोनल मेथड है उनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं। कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों हार्मोनल मेथड के? जैसे एक तो होता है बच्चों मतली, नोजिया। मतली या नोजिया क्या होता है? जी मिचलाना। जो महिलाएं हार्मोनल गर्भ निरोधक उपाय लंबे समय से काम में ले रही हैं तो उन महिलाओं का हमेशा जी खराब रहता है, उल्टी करने की इच्छा होती है, इंडाइजेशन जैसा रहता है, इसको बोलते हैं बच्चों मतली, नोजिया। तो महिलाओं में नोजिया हो जाता है। दूसरा हो सकता है बच्चों उदरीय पीड़ा, एब्डोमिनल पेन। उदरीय पीड़ा, एब्डोमिनल पेन, महिलाओं को बार बार उदर भाग में दर्द, डिस्कम्फर्ट फीलिंग महसूस होती है, उनको पेट दर्द महसूस होने लगता है हमेशा, तो ये हो सकता है। इसके अलावा बच्चों बीच बीच में रक्तस्राव, इसको बोलते हैं बच्चों ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, बीच बीच में महिलाओं को रक्तस्राव होने लगता है, इसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। बिना रुकने वाला रक्तस्राव योनि मार्ग से होने लगता है। इसके साथ ही अनियमित आर्तव रक्तस्राव, अनियमित आर्तव रक्तस्राव मतलब इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जनरली ब्लीडिंग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम 3 से 5 दिनों तक ही होती है, लेकिन इन गर्भ निरोधक उपायों का साइड इफेक्ट की वजह से कई बार आर्त चक्र के मध्य में या समय से पहले भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है ये साइड इफेक्ट्स के रूप में। और कभी कभी बच्चों स्तन कैंसर भी हो सकता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा घातक साइड इफेक्ट अगर है तो स्तन कैंसर भी हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर,
इस प्रकार से बच्चों ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर हम लंबे समय तक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लेते हैं तो ये था बच्चों विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय, अस्थायी और स्थायी विधियां। सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद इन गर्भ निरोधकों से होने वाले कुछ संभावित दुष्प्रभाव जैसे नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इवन ब्रेस्ट कैंसर, कभी कभी स्तन कैंसर। इसके साथ ही बच्चों अपना पॉइंट खत्म हो जाता है इस चैप्टर का, गर्भ निरोधक उपाय। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों बोर्ड और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस चैप्टर में बच्चों 2-3 जनरल पॉइंट और बचे हैं जैसे एमटीपी, यौन संचारित संक्रमण और वंध्यता, इनफर्टिलिटी। तो इन पॉइंट्स को बच्चों हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद बच्चों।